आप लोगों ने जो है फिजिक्स के 1 या 2 टर्म हम लोगों ने लिए हुए थे, कुछ बेसिक एलिमेंट्री आइडियाज़, और पिछले टर्न्स पे हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स के ऐसे कंसेप्ट्स की चर्चा कर दी थी जो मैंने कहा था आपको अगले टॉपिक्स में लगेंगे। उस मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग एक चीज़ और बताता हूँ, उस मैथमेटिक्स में और भी कई पार्ट हैं बेसिक मैथ्स में, हम उन्हें उन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग लेते हुए जाएंगे जहाँ पर उनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती हुई जाएगी। मैंने आपसे कहा था लास्ट राउंड पे, अब हम लोग जो है सिलेबस स्टार्ट करने की तरफ जाएंगे, तो सिलेबस स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ कॉमन जानकारियाँ आपको दे देते हैं। पहली बात तो जो आपके लिए फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट यूनिट आप देखेंगे आपके लिए आती है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के नाम से। 11th की स्टार्टिंग ही आपकी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से, और मेजरमेंट ध्यान से देखेंगे जब हम लोग फिजिक्स की डेफिनेशन की चर्चा करते थे तो आपसे कहा गया था फिजिक्स इज़ द एग्जैक्ट साइंस बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो डेफिनेटली मेजरमेंट हमारी फिजिक्स का एक बहुत बेसिक और फंडामेंटल पार्ट है, तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले हम मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ 2 मिनट में पहले आपको एक बार रिवाइव कर दूँ ताकि तमाम सारे लोग जो ज्वाइंट हैं उन्हें कुछ छोटी छोटी बातें मालूम रहे। नंबर 1, आपकी जो क्लास टाइमिंग है ये अभी फ़िलहाल में जो अभी हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 6 PM to 7:30 PM हम लेते हुए जाएंगे MWF में, ठीक है ना, जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं। दिस टाइम में इंक्रीज इन केस ऑफ द ऑफलाइन क्लासेस वेन एवर दे गेट स्टार्टेड। नाउ दीज क्लासेस विल बी टेकन ऑन द Zoom मीटिंग, एंड फॉर द Zoom मीटिंग देयर इज द मीटिंग ID, दिस इज द परमानेंट ID until it is not changed due to some causes। फिलहाल अभी आपकी ID 68354000382, इस ID का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए गिवन टाइमिंग्स पर। द पास कोड इज सिंपली माई नेम। पास कोड कुछ सिंपल सा है, कुछ खास नहीं है, मेरा नाम है, वो भी स्मॉल लेटर्स में, आपको समझ में आ रहा हुआ, ठीक है ना। देन इसके बाद अगली चीज़ आपको बता देता हूँ, टू गेट द वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड अदर अपडेट्स। चूँकि इस क्लासेस में हम जहाँ चल रहे हैं लाइव क्लासेस के साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी बैकअप के रूप में दी जाती हैं। जिनका छूट गया हो, नेटवर्क की कोई दिक्कत आ रही हो, उनसे कहा जाएगा अपना नेम, स्कूल एंड क्लास, they have to send their name, school and class on WhatsApp number 9425701488। it's my number and I will add you in the WhatsApp group of the 11th class। तो उसकी बाद आपको जो है वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह ये आपको मिल जाएंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग्स के लिए अभी जो फ़िलहाल हम वीडियो रिकॉर्डिंग्स ले रहे हैं उसको ध्यान देखिएगा, पब्लिकली हम इनको पब्लिश कर रहे हैं। और इनके अलावा आप जो है, जो मैंने कहा था, अगर आप WhatsApp ग्रुप की तरफ नहीं जा रहे तो आप YouTube पर एक अश्वमेध क्लासेस के नाम से चैनल सर्च कर सकते हैं, एंड यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स इन अ सीक्वेंस इन द ऑन द YouTube चैनल ऑफ अश्वमेध क्लासेस ऑल्सो। इस पर भी आपको ये चीज़ें मिलती हुई जाती हैं। क्या फैसिलिटीज़ मैंने कहा था आपको इन ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरिंग में देंगे, और ऑफ कोर्स ऑनलाइन, और जब ये ऑफलाइन मोड में कन्वर्ट होंगी तो इनमें से कुछ फैसिलिटीज़ आपको ऐड ही होती जाएंगी। स्मार्ट डिजिटल क्लासेस हैं विद कंप्लीट ऑनलाइन सपोर्ट, आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं, आपके साथ में वीडियो लेक्चर्स का बैकअप है, यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, बैकअप है, सॉल्यूशन ऑफ बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स हम करते हुए जाएंगे पिछले सालों के। डेफिनेटली इन क्लासेस के ड्यूरिंग जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इन सारी क्लासेस में आपके पिछले 15 से 20 साल में जो भी जी मेंस में, नीट में, एम्स में और इन सारे एग्जामिनेशंस में तमाम सारे क्वेश्चन कंसर्निंग टॉपिक से आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें मेजरमेंट, यूनिट, डायमेंशन से पढ़ेंगे तो इनके सारे क्वेश्चंस हम लोग बोर्ड लेवल के अलावा हम लोग ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी करते हुए जाएंगे, ताकि आप में से जो लोग आगे इस तरह के एग्जामिनेशंस में इंटरेस्टेड हैं उनका भी एक क्राइटेरिया बनता हुआ जाए। फाइनली देयर विल बी ऑनलाइन MCQ टेस्ट, ये टेस्ट हमारे ऐप पर होंगे, एंड देयर विल बी द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। इस समय जो आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा टिल द लॉकडाउन पीरियड, दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ PDF शीट्स दैट विल बी शेयर्ड ऑन द WhatsApp ग्रुप, जो आपको WhatsApp ग्रुप पे शेयर की जाएंगी या फिर जो ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बाद में जब आप रेगुलर क्लासेस में आते हैं, ऑफलाइन मोड में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, एट दैट टाइम यू विल गेट दी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऑल्सो। सो एंड फाइनली जो भी आपकी क्लासेस हैं, अभी लाइव क्लासेस जो आप ले रहे हैं या यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल पे तो जो रिकॉर्डिंग्स हैं तो पब्लिकली हैं। बाकी मैंने कहा टेस्ट हैं, प्रिंटेड मटेरियल फैसिलिटी, इन सब के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, तो उस पर आप चले जाएंगे। फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू फिल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कहाँ फिलअप करना है, दैट इज़ टू बी फिल्ड इन द अभिलाषा क्लासेज। द एड्रेस इज CL59 दीनदयाल नगर सेक्टर C एंड ग्वालियर। एंड ऑफ कोर्स इन केस इफ़ यू आर फीलिंग एनी डाउट देन द कॉन्टैक्ट पर्सन जो ऑफिस में इस समय आपको मिलेंगे इन सारे रजिस्ट्रेशंस और इन सब के रिगार्डिंग, दैट विल बी योगेश सर। एंड यू कैन नोट डाउन दिस फ़ोन नंबर ऑल्सो, इस फ़ोन नंबर को नोट कर लीजिएगा, योगेश सर से आप बात कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड हाउ कैन आई गेट द रजिस्टर्ड। तो अभिलाषा क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करा लें, योगेश सर का नंबर आपके सामने मौजूद है, बाद में आप इसे अलग से वीडियो लेक्चर देख के भी नोट कर सकते हैं। 8770224476, ठीक है ना। तो एक जनरल जानकारी 5 मिनट में मैंने वो रिपीट कर दी, जिसको मैंने कहा आपके लिए कई जो क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में रहते हैं उनके आंसर हो जाएं। अब यहाँ से हम जाते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस की तरफ मैं आपके लिए बिल्कुल शुरुआत से फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिजिक्स, चूँकि आपकी एनसीईआरटी इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। स्टार्टिंग चूँकि हम लोगों के लिए बेसिक फंडामेंटल्स से शुरू करेंगे। 11th से ध्यान देखिएगा, फिजिक्स स्टार्टअप मानी जाती है एंड वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी स्टार्टिंग फेज़, क्योंकि बहुत सिंपली आप देखें 9th में भी हम लोगों ने फिजिक्स पढ़ी होती है। ये बात अलग है कि हम कह रहे हैं 9th में हम लोगों ने पढ़ी होती है, हकीकत है कि 9th में हमने फिजिक्स नहीं पढ़ी होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें हम छोटी छोटी वहाँ ना पढ़ते हुए आए थे, इट इज़ बेटर टू से। फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, डेंसिटी, एक कुछ लोगों को याद होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी 11th में रिपीट अप होती हैं। ऐसे तमाम सारे लोग हम बता दें, पर्टिकुलरली बॉयज़ की बात करूँगा जो एनडीए सरीखे एग्जामिनेशन देने जाते हैं। एनडीए में आप देखेंगे एक जनरल साइंस का पेपर भी आता है एंड देयर आर द क्वेश्चंस विच कवर द 11th। एक्चुअली होते कहा जाता है कि 9th 10th के सिलेबस से आते हैं, बट द टॉपिक्स ऑफ द 9th दीज आर ऑलमोस्ट कवर्ड इन द 11th। और क्वेश्चन को थोड़ा सा अपग्रेड कर दोगे तो एक्चुअली में 9th का ना होकर कहाँ का हो जाता है, दैट फॉल्स अंडर द सिलेबस ऑफ द 11th। इसलिए कहा जाएगा 11th के सिलेबस और फिजिक्स बड़ा अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जब भी किसी भी अच्छे एग्जामिनेशन की तरफ जाओगे, और हमेशा आपको ये बात अपने सीनियर्स से, अपने बड़े भाइयों या दीदियों से सुनने को मिलेगी कि 11th आप ज़रूर बहुत अच्छे से कर लें। तो मेरा मानना है आप सारे लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं, एक तो रेगुलरली क्लास लेते हुए जाएंगे और छोटी छोटी चीज़ों को कैचअप करते हुए जाइएगा, इनको रेगुलर पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत आएगी आपको, और वो दिक्कत मैं आप बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग। 9th और 10th में आपकी साइंस बहुत छोटी होती है, टीचर ने एक चैप्टर पढ़ा दिया, आप बीच में नहीं भी पढ़ रहे, बाद में टेस्ट है संडे को, हमने सैटरडे नाइट में उसको पूरा एक बार पढ़ लिया और कवर अप हम कर जाएंगे। बट यहाँ आपको समझ में आएगा, यहाँ पर हम पूरे सिलेबस की बात नहीं कर रहे, एक चैप्टर और एक चैप्टर का एक पार्ट जो हम पढ़ाएंगे, दैट पार्ट विल कवर नियर बाय योर 10th फिजिक्स। इसलिए थोड़ा सा समेटते हुए चलिएगा, क्योंकि बाद में इसको समेटना बहुत मुश्किल पड़ता है। चलें, मैं जनरल जानकारी देता हूँ। जो मैंने कहा था चैप्टर 2, बहुत सारे लोग पूछेंगे फर्स्ट कहाँ चला गया। हाँ, कुछ कोई देखते ही पहली शंका यही आ जाएगी, फर्स्ट कहाँ गया। फर्स्ट कहीं नहीं गया, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन है। आपकी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ इट्स रिलेशन विद द सोसाइटी, विद द टेक्नोलॉजी, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, कि हमने कंप्यूटर, रॉकेट, मिसाइल्स और भी अदर ये चीज़ें जो हमने विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप की हैं, कौन सी चीज़ के पीछे बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं और क्या। इस चैप्टर को जनरली हमने एक फर्स्ट टर्न पे हल्का सा डिस्कस भी किया था, इसको बीच में हम लोग एक बार फुली डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ डिस्कस, क्योंकि उसमें से कुछ खास नहीं बनता, जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर माना जाता है। वो तब डिस्कस कर लेते हैं जब आपके स्कूलों में आप देखेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, क्योंकि पहली यूनिट होती है, तो उसमें से कई बार व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ फिजिक्स, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस स्कूल एग्जामिनेशन से पूछ लिए जाते हैं, तो हम तब उनकी चर्चा करते हुए जाते हैं। अभी फ़िलहाल हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने कहा था हम कहाँ जाएंगे, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, और फर्स्ट यूनिट का 2nd चैप्टर जो आपसे कहता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जो आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे जाएंगे तो ठीक है, माधव सिंह जी आपको अपना जवाब मिल गया होगा चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया, चैप्टर 1 में कुछ पढ़ाने लायक था ही नहीं, ठीक है ना। चैप्टर 1 एनसीईआरटी खोल के पढ़िएगा, दैट कवर्स द व्हाट इज़ फिजिक्स, एक्चुअली इट इज़ द इंट्रोडक्शन। ज़रूरत पड़ने पे मैंने कहा था यूनिट एग्जामिनेशंस होंगे तब एक बार जनरल चर्चा कर देंगे।
मेन मैंने कहा यहाँ से कहीं से हम जहाँ में स्टार्ट कर रहे हैं, क्या सिलेबस है ये मैं बात कर लेता हूँ। सिलेबस आपसे सबसे पहली चीज़ बताता है नीड फॉर मेज़रमेंट, आखिरकार मेज़रमेंट की ज़रूरत क्या है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा मेज़रमेंट है। और अभी मैंने एक मिनट पहले आपसे कहा भी था, फिज़िक्स इज़ द एग्जैक्ट साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, measurement of the physical quantities involved and then to get a result or conclusion or which we can say the law। एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, हर आदमी मालूम है न्यूटन के सिर पे सेब गिरना, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन ली, जो भी उससे रिलेटेड क्वांटिटीज़ थी, मास ऑफ द एप्पल, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन, सबका मेजरमेंट या कैलकुलेशन किया, एंड फाइनली यू हैव गॉट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसलिए मैंने कहा जब हम इस चीज़ पे जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ यही आएगी, नीड ऑफ मेज़रमेंट क्या है। फिर जब भी आप मेज़रमेंट करेंगे तो एक सिंपल चीज़ आती है यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। यूनिट्स आपको एक जनरल आइडिया है, फॉर एग्जांपल हम लोग लास्ट ईयर ही पढ़ते आए थे 10th में, द यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ वोल्ट, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज़ ओम। सवाल आता है यूनिट्स हैं क्या, और अलग अलग सिस्टम्स में और यूनिट्स क्या है। देन इसके बाद एसआई सिस्टम, फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास, टाइम, इन तीनों का मेजरमेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वो आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा स्टिक के निशान से। ये पार्ट ए है, ये आपका पार्ट बी है जिसमें हम एक्यूरेसी, एरर्स इन मेजरमेंट, और फाइनल पार्ट जिसमें हम चर्चा करेंगे अबाउट द डायमेंशंस। ये जो आपके सामने इस समय लिखा है, दैट इज़ द सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड बाय योर बोर्ड्स। ये आपके बोर्ड्स का सिलेबस है जो आपको प्रेस्क्राइब किया गया है। आए, सबसे पहले हम आपके लिए यहीं से स्टार्ट करेंगे। शुरुआत आपकी बहुत सिंपल है, और बहुत ही सिंपल, मैंने कहा थ्योरेटिकल स्टार्टिंग। फिज़िक्स में हम धीरे धीरे यहाँ कहीं तक आते आते धीरे धीरे धंसना शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर को हल्के में मत लीजिएगा क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको बराबर हर जगह पड़ती हुई जाएगी। आए, मैं आपके लिए स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द फिज़िकल क्वांटिटीज़। सवाल एक आता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ से हमारा मीनिंग क्या होता है। रफली अगर देखा जाए तो आप रफली बता सकते हैं द क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड इन फिज़िक्स। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका हम इस्तेमाल फिज़िक्स में करते हुए जाएंगे उनको आप क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द फिज़िकल क्वांटिटीज़। अब इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में क्या हो सकती हैं, तो बहुत सारी पढ़ी हैं। मैं लास्ट ईयर से गिनना शुरू करता हूँ। करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, सही कह रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे जाओगे तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, लेंथ, मास, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, डेंसिटी, लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आर देयर। तो सवाल है इनको हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्यों कहा। सबसे ख़ास बात है ये क्वांटिटीज़ किसी न किसी फिज़िकल फिनोमेना को रिप्रेजेंट करती हैं, और सबसे ख़ास बात आप इनको मेज़र कर सकते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी की पहली शर्त ये है कि वो मेज़रेबल होनी चाहिए। मेज़रेबल का मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। अगर आप कभी कहते हैं मुझे तेज़ फीवर आ रहा है, तो फीवर आ रहा है दैट कैन बी मेजर्ड। फीवर आ रहा है आप बता सकते हैं, वैसे आज की डेट में तो फीवर आना सुनते ही आदमी की आत्मा कांप जाती है है ना। फीवर आ रहा है, नाप सकते हो 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट, 99, 101, 102 एट्सेट्रा। अच्छा, अभी कोई कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या ख्याल है ये फिज़िकल क्वांटिटी है या नहीं, कोई मुझे बताएगा? नो सर। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? मेज़र नहीं कर सकते। अच्छा, मन मेज़र करें भाई साहब, ज़्यादा नहीं परेशान करो, मुझे 2 किलो गुस्सा आ चुका है। हाँ, तो 2 किलो गुस्सा नहीं होगा। शक्कर खरीद सकते हो 2 किलोग्राम, ज़्यादा खरीदोगे 5 किलोग्राम, लेकिन गुस्सा नहीं आ सकता 2 किलो और 5 किलो। तो समझ में आ रहा होगा फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। दूसरी बात बताऊंगा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ ध्यान देखना, मोटे तौर पे आप 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें से एक कहलाती है स्केलर, एक कहलाती हैं आपकी वेक्टर, और एक कहलाती हैं आपके लिए रेशियोज़। आप पूछेंगे स्केलर क्वांटिटी क्या है, ये आपको याद होगा, हल्का सा हम लोग 9th में पढ़ा करते थे स्केलर्स। हालांकि स्केलर और वेक्टर के ऊपर हम एक पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, बट अभी रफली स्केलर्स कौन सी क्वांटिटी होंगी। स्केलर वो क्वांटिटी होंगी, ध्यान से देखना, जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, अभी किसी को मैग्नीट्यूड का मतलब मालूम है क्या?
नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, सही कह रहे हैं आप। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मैंने कहा था शक्कर 5 किलोग्राम, सो दिस 5 इज द मैग्नीट्यूड, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, सही है। अब जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाते हैं स्केलर्स। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूँ लास्ट ईयर्स के डिस्टेंस। डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, आप जैसी सड़क घूम रही है दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, ओनली द वैल्यू इज देयर, 5 मीटर 10 मीटर 50 मीटर, सो दैट इज अ स्केलर। बट देयर आर वेक्टर क्वांटिटीज़ ऑल्सो। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती थी, अभी केवल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, उसमें अचानक डिटेल बताओ। डिटेल के लिए अपने पास एक चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, वो एक 10 दिन अलग से चलेगा, है ना। तो मैंने कहा अभी तो एक जस्ट इंट्रोडक्शन। वेक्टर्स कौन से कहते थे, जिनमें आप ध्यान देखना इन एडिशन टू द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड डायरेक्शन भी हो जाती है। एग्जाम्पल बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होते थे। डिस्प्लेसमेंट इसलिए होता था कि अगर आप एक शहर ए से दूसरे शहर बी जा रहे हैं, अगर आप मज़े से टहलते हुए जा रहे हैं बाई रोड तो ये डिस्टेंस है, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शनल लाइन रहती है, ये पर्टिकुलर लाइन आपकी क्या कहलाती है, ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट, एंड इट हैज़ ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर रेशियोज। एक आध रेशियो मालूम है किसी को, कोई सा रेशियो किसी को याद हो, ऐसी क्वांटिटी जो रेशियो के फॉर्म में, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही जवाब है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था C/V लास्ट ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। चलो जिन लोगों को रेशियो याद नहीं आ रहे हैं, मैं उन्हें एक साथ 6 रेशियो सुनाता हूँ एक सांस में, एक ही सांस में सुनाऊंगा और मेरा मानना है उन्हें 6 रेशियो समझ में आने चाहिए। ठीक है, सुनाता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। नहीं, रेशियो भैया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, किसका रेशियो है, तो एक परपेंडिकुलर और बेस का होगा, कोई बेस और हाइपोटेन्यूज का होगा, तो 6 रेशियो तो मैंने कहा एक सांस में हम सुना सकते हैं। अदर क्वांटिटीज़ आर ऑल्सो देयर, जो आपकी कैसी रहती हैं, रेशियो के फॉर्म में रहती हैं। बढ़िया, आए शुरुआत आप देखेंगे यहीं से आपकी होती है। फिजिकल क्वांटिटीज़ बताता है, दोज क्वांटिटीज़ विच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड पॉसिबल टू मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, अब आप एक काम करें, क्या आप लोगों के पास रजिस्टर्स हैं, हाँ या ना बताएं। कॉपी वॉपी लेके बैठे हैं भाई? yes. बड़ी अच्छी बात, गुड वन। तो अपनी कॉपी के साथ पेन निकाल लें और मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें नोट कराता जाता हूँ, करते जाएं। बाद में इनको फेयर नोट्स बनाने के लिए, जो आप नोट्स बनाएंगे उनके लिए मैं इसका PDF फॉर्मेट जो यहाँ पर प्रिंट है, वही प्रिंट मैं आपको शेयर करूँगा ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। उसकी हेल्प से फिर आप एक प्रॉपर रजिस्टर बनाइएगा। रफ इसलिए बनाते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ चुके। ठीक है, आए तैयार हैं सारे लोग पेन लेके? ये मुझे बताएं, क्या है, 1-2 टर्न में आपको पढ़ने का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा ना। ठीक है ना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर 1-2 टर्न में समझ में आने लगता है हमें क्या करना है। सभी तैयार हैं पेन कॉपी के साथ? तो एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहले एक हेडिंग डालिएगा, नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी। एक हेडिंग आप डाल देंगे फिजिकल क्वांटिटीज़। लिख रहे हैं सभी कि सब मनोरंजन में बैठे हैं? कौन कौन बेचारा लिखने में लगा हुआ है? इनका आदमी जरा यस सर भेज के बताओ कौन कौन बेचारे लिख रहे हैं। ठीक, अकेला माधव सिंह बस? सर मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखते चलें, बेहतर रहेगा। क्या होगा, आप जुड़े रहेंगे, आपको पता रहेगा हमने क्या क्या लिख लिया। आए, मैंने कहा था फर्स्ट हेडिंग आप डालिएगा फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें डैश मार के आप लिख दीजिएगा इट डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिक्स। कुछ नहीं, इसी में से लिख रहा हूँ, बस इन शॉर्ट लिख रहे हैं। बाद में फिर आप घर पे इनको कॉपी करके आप बनाते रहेंगे। क्या लिख दिया आपने? इट डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिक्स एंड इट कैन बी मेजर्ड, एंड इट कैन बी मेजर्ड। और कोई दिक्कत आए तो माइक अनम्यूट करके आप मुझे पूछ सकते हैं, ये मैंने पहले ही कहा था। ठीक है ना, चलें, इट कैन बी मेजर्ड आपने लिख दिया। अब आगे जाइएगा, नीचे आप बताएंगे 3 टाइप्स। नीचे आप बताएंगे 3 टाइप्स, चूँकि रफ लैंग्वेज है इसलिए अब इसमें दीज आर ऑफ 3 टाइप्स ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं।
जल्दी जल्दी करते आते हैं। फिर फेयर कॉपी जो बनाओगे उसमें ऐसा सेंटेंस पूरा लिखने का कि दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, वो उसके लिए आपको दे दूंगा, ठीक है ना। 3 टाइप्स आप बताइएगा। नंबर 1 रेशियोज, सबसे फर्स्ट आप बताएंगे रेशियोज, डैश मार्क लिख दीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। रेशियोज और डैश मार्क के आप क्या लिख देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली। ये समझ में आ गया होगा। रेशियो मैंने आपको 6 बताए थे। एग्जाम्पल बता दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एग्जाम्पल बता दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक 9th का एग्जाम्पल बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अलावा होता था रिलेटिव डेंसिटी। क्या आपने लिख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर आपने लिख दिया रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट आप लिखिएगा नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 2 आप लिख देंगे मैग्नीट्यूड ओनली, और मैग्नीट्यूड ओनली में आप डैश मार्क लिख दीजिएगा स्केलर्स। मैग्नीट्यूड ओनली डैश मार्क आप क्या बताएंगे, स्केलर्स। स्केलर्स के एग्जांपल कौन है, मास, चार्ज। एक अभी यहाँ डिस्कस कर रहे थे डिस्टेंस, तो लिख दें मास, चार्ज, डिस्टेंस। वी हैव मोर देन 20 एग्जाम्पल्स, दीज विल बी डिस्कस्ड लेटर इन द टॉपिक ऑफ वेक्टर अलजेब्रा इन डिटेल, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट आएगा एक अगला आप बताएंगे बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगला आप बता दीजिएगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तीसरा नंबर है। इसमें आप बताएंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स के एग्जांपल में आप बता देंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, ठीक। अब खास बात पे जाते हैं। जनरली आपकी जो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ना 99%, ये लिख दिया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। और कोई ना लिख पाए तो माइक अनम्यूट करके टोक देना, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। ये कम्युनिकेटिव क्लासेस इसीलिए हैं कि आपको दिक्कत आए तो आप पूछ सकें। 99% ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ मैंने कहा था यहाँ हमने कवर कर दी, लेकिन अभी भी कुछ बच जाती हैं, और जो बच जाती हैं इनकी चर्चा आप देखेंगे अलग से की जाती है। ये क्वांटिटीज़ आपके लिए कहलाती हैं टेंसर्स। टेंसर्स वो होती हैं जो टेंशन देती हैं। टेंसर्स का मतलब ये देयर आर ऑल्सो सम फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाइड इवन बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटीज जिनको पूरी तरह समझने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट भी कम पड़ जाते हैं, कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती हैं। फिर हम इनको डिटेल में लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे यहाँ टॉपिक आएगा, एक रोटेटरी मोशन आएगा, चिंता मत करना। इन चीज़ों को आप किस नाम से जानते हैं, टेंसर्स। तो एक नेक्स्ट डालिएगा, चौथे नंबर पर डालिएगा टेंसर्स। 4th नंबर टेंसर, स्पेलिंग ये TNSORS, टेंसर्स। टेंसर्स में आप बता दीजिएगा विच आर नॉट कंप्लीटली स्पेसिफाइड, which are not completely specified even by magnitude, unit and direction। चाहे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं which are not completely specified by even by magnitude, unit and direction। इन तीनों से भी आप इनको स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल बता दिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द एग्जाम्पल इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कर दिया। नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये बेटा अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ नाम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा चैप्टर रोटेशनल मोशन। आपके पास अगर NCERT हो तो देखिएगा, फर्स्ट बुक के लास्ट में जो चैप्टर आता है एक रोटेटरी मोशन के नाम से आता है। वहाँ मैं टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और ऐसी खतरनाक चीज़ें पूरी बताऊंगा क्या होते हैं। ये इतना छोटा नहीं है कि इसको अपन एक लाइन में बता सकें ये होता है, सही है ना, इसलिए दिक्कत है। अभी तो केवल मैंने ये कहा ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो किस कैटेगरी में आती है, टेंसर्स। क्योंकि अभी हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। ओके, देन आप एक नेक्स्ट जाएंगे। अगली बात, वाई मेजरमेंट इज नीडेड। ये आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट, ये पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने आपसे पहले कहा था फिजिक्स एग्जैक्ट साइंस है, एक्सपेरिमेंट होंगे, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। 2 चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। पहली बात तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। आप कोई भी चीज़ करने जाते हैं, मान चलें भी आप किसी सब्जी वाले से आलू खरीदने जाएँ, आप उसे 50 रुपये देते हैं, बोले भैया आलू दे दो, तो उसने ऐसे भर के आलू दे दिए, बोले ले जाओ, मुझे बताएं क्या आप एक्सेप्ट करेंगे, हाँ या ना।
फुर्ती से बताओ, क्यों सर क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं करोगे, जल्दी बताओ। पता थोड़ी 50 किलो। हाँ, क्योंकि तुम्हें शंका रहेगी ना कहीं कम ना हो जाए, और एक मज़ेदार बात बताऊँ, वो भी नहीं देगा, उसको भी शंका रहेगी कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो अब ये शंका, इधर शंका है कम ना हो जाए, वो कह रहा है ज़्यादा ना हो जाए। तो ये कम ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए का इलाज क्या है? इलाज यही है, इलाज ये है मेज़रमेंट करें, बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। तो अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, इस कमरे की लेंथ कितनी है, कम है, ज़्यादा है, ये है वो है, जो भी है, तो मेज़रमेंट करके निकाल लो भैया, इतनी है, एग्जैक्ट पता चल जाएगी। दूसरा काम, कंपैरिजन ऑफ प्रॉपर्टीज़, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। दो चीज़ें रखी हैं, हल्की हैं या भारी हैं, दो लड़के खड़े हुए हैं, किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी कम है, अलग अलग दृष्टियाँ रहेंगी। ये कहेगा ये ज़रा सा ज़्यादा है, वो कहेगा नहीं इसका कंधा थोड़ा सा ऊंचा है, कोई दिक्कत नहीं। टेप मेजरिंग उठाएं, दोनों की हाइट नाप लें, एक 179 सेंटीमीटर, एक 178 सेंटीमीटर, अपने आप देख जाएगा एक व्यक्ति 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, दैट्स ऑल। तो मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाती होगी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, और या फिर क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन के लिए। जो आपको शीट मिलेगी वो भी यही कहेगी, ये आपसे कहती जाएगी मेज़रमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए चाहिए, और काय के लिए चाहिए? फॉर द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बॉडीज़ के लिए। ठीक, तो एक काम कर दो, एक नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नीड ऑफ मेजरमेंट, अगली हेडिंग डालिएगा फुर्ती से नीड ऑफ मेजरमेंट, और चलते आइए, चलिएगा मेरे साथ साथ, फुर्ती से चलेंगे हम लोग, ठीक, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। नीड ऑफ मेजरमेंट में आप लिख दीजिएगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, ठीक, और बता दीजिएगा एंड फॉर द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड फॉर द कंपैरिजन ऑफ, एक बार रिपीट कर दूं, ये था आपका नीड ऑफ मेजरमेंट, उसके आगे आपको लिखना था फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, जो पढ़ा रहे थे उसी पे, और सामने शीट में भी वही लिखा है लगभग लगभग। और दूसरा आप क्या बताएंगे? एंड फॉर द कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बस ये यहाँ से थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, वो मैंने पहले कहा है। फेयर में मज़े से ग्रामर के साथ पूरा हिला मिला के लिखना, फेयर तो आपको कॉपी बनानी पड़ेगी। क्या ये समझ में आ जाता है? बाकी आपको ये समझ में आ रहा होगा। शीट ये भी बताएगी फिजिक्स एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस, यही में से मैंने शुरू किया था, मैंने न्यूटन का एग्जांपल दिया था। एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सेब गिरा, कितने टाइम में गिरा, कितनी स्पीड से गिरा, कितना फोर्स अप्लाई किया, तो कितना, वेन एवर यू आर आस्किंग कितना, जो मैंने आलू वाले के यहाँ भेजा था 50 रुपए के आलू दे दो, कितने, 1 किलो, 2 किलो और 2.5 kg, कितने का आंसर आप देखेंगे हमेशा किससे मिलेगा? वो मेजरमेंट से मिलेगा। क्या है, समझ में आता है? इसीलिए बताता है दस फॉर प्रेसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिनोमेना। अगर आप किसी भी फिनोमेना को एग्जैक्टली प्रेसाइजली मतलब समझ में आता है, एक्यूरेटली आप उसे समझाना चाह रहे हैं, तो मेजरमेंट चाहिए। जो मैं आपसे कह रहा था, कमरा बड़ा है, छोटा है, एट्सेट्रा, ठीक, क्या भी समझ में आता जाता है? ठीक है, कुछ देर बाद हम बता दें कि 8-10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड होगी, इसको रीज्वाइन कीजिएगा। वैसे जो लोग पहले से ज्वाइन करते आ रहे हैं उन्हें प्रोसेस मालूम है ना। अब एक छोटी चीज़ और बताते हैं, जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, कभी आपने ध्यान दिया है आप उसको लिखते क्या हैं? आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कमरे की आपने लेंथ मेज़र की, तो आप उसे लिख रहे होते हैं 5 मीटर। आपने जो आलू खरीद रहे थे, मान के चलो आप खरीदते हैं 10 किलोग्राम। लास्ट ईयर आप रेजिस्टेंस मेज़र कर रहे थे, सपोज करें रेजिस्टेंस है 20 ओम, या आपने कहीं पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है 12 वोल्ट। क्या आप में से कोई आदमी मुझे बताएगा ये जो आपने मीटर, किलोग्राम, ओम या वोल्ट लिखे हैं, ये क्या है? यूनिट्स। ये पहली बात तो यूनिट्स हैं, आप बिल्कुल सही हैं। आपका ध्यान जाएगा, जब भी हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं, सो फिजिकल क्वांटिटीज़ आर ऑलवेज, फिजिकल क्वांटिटी P आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज NU,
और अब एन यू समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जवाब आपने दिया था, ये यूनिट है। एन मतलब समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल वैल्यू या नंबर, ठीक। तो ये समझ में आता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी एक्सप्रेस करते आए हो हमेशा किस फॉर्म में एक्सप्रेस की जाएगी, एन यू। तो एक काम कर दो, नीचे एक लाइन लिखो, मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल्स टू एन यू, लिख दें, मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड एज पी इज इक्वल्स टू एन यू। अब एक छोटी सी बात आज बता रहा हूँ और इसको कम से कम 7 दिन बाद पूछूंगा, तब याद रखिएगा। इस प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ध्यान से देखें, पहले इसको समझें। किसी कमरे की लेंथ मान के चलें मैंने 5 मीटर निकाली है, किसी आदमी ने 500 सेंटीमीटर निकाली है और किसी ने नियरली 15 फीट नापी है। मुझे बताएं, एक ही कमरा है, 3 अलग अलग लोगों ने इसकी लेंथ ये नापी, मुझे बता सकते हो इनमें से कौन गलत है कौन सही है? या कमरा बड़ा छोटा कैसे हो गया? एक का कमरा 5 का, दूसरे का 500 का, ये क्या गजब हो रहा है? यूनिट्स चेंज करते हैं बाकी मेजरमेंट सेम, मेज़रमेंट सेम है। क्या आपको ऐसा समझ में आता है? अगर आपको ये समझ में आता है, मेज़रमेंट सेम है। और याद दिलाऊं, 1 मीटर में लगभग 3 फिट होते हैं। ध्यान करो, आपकी जो स्केल होती है 15 सेंटीमीटर की होती है, 30 सेंटीमीटर का 1 फिट होता है, और मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो लगभग समझ में आ रहा होगा 3 फिट, लगभग इसलिए का, वैसे तो 3.28 होते हैं, एक नियर अबाउट में आप मान सकते हैं 1 मीटर कितना है, 3 फिट अभी फ़िलहाल। इसका मतलब है, ध्यान देखना है, तीनों लोग एक ही चीज़ नाप रहे हैं। और अगर एक ही चीज़ नाप रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आएगी, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी नापोगे, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2 आएगा। N1U1 और N2U2 समझ में आ रहे हैं? पहली यूनिट के साथ कोई अलग नंबर आएगा, मीटर के साथ नंबर अलग होगा। सेकंड यूनिट उठा लोगे तो नंबर कुछ और आएगा, और थर्ड यूनिट उठा लोगे तो नंबर कुछ और आएगा। तो पहली बात तो क्या ये समझ में आता है, P इज इक्वल्स टू N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2, हाँ या ना मुझे बताएं। तो एक काम कर दीजिएगा, आपने ये लिखा हुआ था, नीचे आप बता दीजिएगा फॉर डिफरेंट यूनिट्स, नीचे बताइए फॉर डिफरेंट यूनिट्स P इज इक्वल्स टू, लिख दें, N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। क्या इतना नोट कर दिया? फॉर डिफरेंट यूनिट्स P इज इक्वल्स टू N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। अब एक छोटी सी बात देखें, क्या आपने ध्यान दिया, जब आप मीटर ले रहे थे, मीटर बड़ी यूनिट, तो आपका मैग्नीट्यूड कितना था, 5। अभी आपने लिया सेंटीमीटर, छोटी यूनिट, तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया होगा बड़ा। क्या है मेरी बात समझ में आती है? अगर बड़ी यूनिट रखोगे तो वैल्यू छोटी आएगी। जैसे यहाँ से मान के चलें, सपोज करो गोले का मंदिर, सब ने देखा है, यहाँ से गोले मंदिर डिस्टेंस मान चलता हूँ 4 किलोमीटर। इफ़ आई मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ द किलोमीटर, द लार्जर यूनिट, देन द मैग्नीट्यूड विल बी स्मॉलर 4, बट इन केस आई मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मीटर, द स्मॉलर यूनिट, देन द मैग्नीट्यूड विल बी 4000। अगर ऐसा है तो बहुत ध्यान से देखें, आपको एक बात समझ में आएगी, नंबर और यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले मुझे बताएं, सारे लोगों को डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग तो पता है ना भैया? जल्दी से बताओ हाँ या ना। क्योंकि लास्ट ईयर, हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर ये याद दिला देता हूँ, लास्ट ईयर ये पढ़ा करते थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीनिंग तो हर आदमी को आते हैं ना। इसका मतलब है इसको बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, और इसका मतलब था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ दिख रहा होगा, यूनिट बड़ी करोगे किलोमीटर तो नंबर छोटा हो जाएगा 4, और यूनिट छोटी करोगे मीटर तो नंबर बड़ा हो जाएगा 4000। इसलिए इसके बाद एक खास बात लिख दीजिएगा, और वो आप लिख देंगे, इम्प्लाइज दैट n प्रोपोर्शनेट 1/u। नंबर और यूनिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, नोट कर दें। जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे पूछूंगा अगले टर्न्स पर, तो मुझे बताइएगा, ठीक? यस सर। चल, कितना टाइम बचा अभी अपने इसमें? ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचा है, रिजॉइन कर जाएंगे ज़रूरत पड़ने पर। आए, अब हम अगली बात करते हैं। सबसे खास बात, फिज़िकल क्वांटिटीज़ कितने टाइप की होती हैं। जब आप फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप पे जाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, फिज़िकल क्वांटिटी मोटे तौर पे हम 2 टाइप्स में मानते हैं।
और जिन दो टाइप में मानते हैं इनमें से एक होती हैं फंडामेंटल और एक आप लेते हैं डिराइव्ड। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है। मैं पहले एक डिफरेंस का रफ आइडिया दे देता हूँ। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ हैं, ध्यान देखना, जिनको मैं कहता हूँ इंडिपेंडेंट होती हैं, जबकि ये तो समझ में आ ही रहा होगा ये कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ये होती हैं डिपेंडेंट। इनको आप डायरेक्टली मेज़र कर सकते हैं। मीटिंग एंड हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा, दोबारा रिज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। और इनको डायरेक्टली मेज़रमेंट कह रहा हूँ आप नहीं कर सकते। अब इतने से समझ में नहीं आया होगा बोले क्या कहना चाह रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान चले हम इस रूम में खड़े हुए हैं और कोई आदमी आपसे कहता है, या जिस रूम में आप बैठे हैं आपसे कहा जाता है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम। क्या आपने ध्यान दिया है? आप इस लेंथ को बड़े आराम से मेज़र कर सकते हैं। मेजरिंग टेप लगेगा, देखा है ना वो फीता, अक्सर मिस्त्रियों और इन सब के पास होता है, उसको फैलाइए, आपको अपने कमरे की लेंथ पता चल जाएगी, जो भी है 10 फीट, 12 फीट और 14 फीट एट्सेट्रा। आपसे कहा जाता है इस कमरे की ब्रेथ क्या है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस रूम। सिमिलर प्रोसेस कैन बी रिपीटेड, आप उस लेंथ ब्रेथ को भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, जो मैं बात कर रहा था लेंथ या ब्रेथ किस कैटेगरी में आती हैं, ये आपकी आती हैं फंडामेंटल कैटेगरी में। फंडामेंटल क्योंकि आप इन्हें डायरेक्टली मेज़र कर रहे हैं। दूसरी बात, ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही। मैंने आपसे कहा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम, आपने सीधा फीता उठाया, लेंथ नाप ली, दैट्स ऑल। अब मैं एक छोटा सा चीज़ पूछता हूँ, आप लोग जिस कमरे में बैठे हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दैट रूम, तो आप क्या करोगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सही है, मतलब ध्यान दिया, ध्यान से सोचो, गजब हो गया। मैं पूछ रहा था लेंथ क्या है, तुमने लेंथ मेज़र कर ली थी। मैंने पूछा था ब्रेथ क्या है, तुमने ब्रेथ मेज़र कर ली थी। अभी मैं पूछ रहा हूँ एरिया क्या है, तुम एरिया मेज़र नहीं कर रहे। तुम्हें ये देखना पड़ेगा एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है। आप लेंथ इनटू ब्रेथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप रेक्टेंगुलर रूम में बैठे हैं तो आप लेंथ और ब्रेथ मेज़र करेंगे। अगर आप सर्कुलर रूम में होते तो क्या मेज़र करते? रेडियस। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ए सर्कल होता पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सबसे महान बात समझ में आती है कि पहले तुम्हें देखना पड़ेगा, और ट्रायंगुलर रूम होता कहीं तो बेस और हाइट मेज़र करने बैठे होते। इसका मतलब तुम्हें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है। तो पहले तो ये समझ में आएगा एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। और सबसे ख़ास बात, तुम इसे मेज़र नहीं कर सकते, तुम इसे करते हो कैलकुलेट, और विद द हेल्प ऑफ सूटेबल फार्मूला। मुझे लग रहा है फंडामेंटल और डिराइव्ड का अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हाँ या ना बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। देखें एक सेकंड में, क्या आपको फंडामेंटल और डिराइव्ड का मीनिंग समझ में आता है? हाँ ना तो बोलो यार कोई। यस सर। चलो बढ़िया, बेचारे एक ही आदमी ने मैसेज किया है, दो ने यस, इन्हीं दो को समझ में आया है, बाकी सब गधे हैं। अब मेरा सवाल सबको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा फंडामेंटल और डिराइव्ड समझ में आ गई होंगी। ऐसी और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर जाओगे तो ध्यान देखना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं देयर आर वेरियस सिस्टम्स। अभी हम एक स्टैंडर्ड डी इंटरनेशनल, नाम से समझ में आ रहा होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे। वो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताता है। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके नाम आते हैं मास, लेंथ, टाइम, इसके बाद आएगी इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, समझ में आ रहा है, एट्सेट्रा। तो अभी इन 7 की मैं आपको एक लिस्ट बनवाऊंगा। पहले तो ये देखें, फंडामेंटल और डिराइव्ड का मतलब ये समझ में आ जाए। ये कुछ जैसे मैंने फंडामेंटल लिखी डायरेक्ट मेज़र होंगी, लेकिन अभी मैं एक क्वांटिटी लिखता हूँ स्पीड। आपका ध्यान जाएगा, स्पीड इज़ टू बी कैलकुलेटेड बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम डायरेक्ट मेज़र नहीं करेंगे, कैसे होगा, कैलकुलेट होगा
बाई LBH। तो ये कैसी क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव्ड हैं, जो आप डायरेक्ट मेज़र नहीं करते, आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो एक छोटा सा काम करें, एक सिंपल हेडिंग डालिएगा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला बेस हमारा आज फर्स्ट टर्न है इंट्रोडक्टरी इस चैप्टर का। अगले टर्न्स के लिए पूरी बेस फॉर्म कर देगा। बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ लेना। ये वो शब्द हैं जो हम रोज़ इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड्स क्लियर होंगे तो आप आगे फंसेंगे नहीं। चलें, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में जाइएगा। नंबर ए आप बताइएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नंबर फर्स्ट आप लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आप बता देंगे डैश मार के, दीज आर मेजर्ड डायरेक्टली। सीधा बता दीजिएगा, दीज आर मेजर्ड डायरेक्टली। यही कह रहा था, सीधा सीधा मेज़र कर सकते हो कमरे की लेंथ ब्रेथ का। दीज आर मेजर्ड डायरेक्टली। और आगे बताएंगे एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। एंड डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी। एग्जाम्पल अभी आप 7 मत लिखें, अभी हम आगे इनकी लिस्ट बनाएंगे। एक दो एग्जाम्पल बता दें। एग्जाम्पल बता दीजिएगा मास, लेंथ, टाइम। ठीक। और बता दीजिएगा दो सप्लीमेंट्री बता दीजिएगा। सप्लीमेंट्री में एक नाम ले लीजिएगा एंगल, और एक ले लेंगे सॉलिड एंगल। इनकी भी हम अलग से चर्चा करेंगे अभी, ठीक है ना? अभी तो 3 एग्जाम्पल बता दो, अभी हम इनकी लिस्ट पे जाते हैं धीरे धीरे। फंडामेंटल में बता देना मास, लेंथ, टाइम, बहुत है, फिर आगे चर्चा कर लेंगे। और बता देंगे सप्लीमेंट्री में एंगल और सॉलिड एंगल, दैट्स ऑल। दूसरे टाइप की मैंने कौन सा कहा था? फंडामेंटल के अलावा दूसरी आपको लगेंगी, ध्यान देखना, डिराइव्ड। डिराइव्ड मैंने क्या कहा था? अगला नंबर डालिएगा, नंबर बी, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड मैंने कौन सी कही थी? जो आप डायरेक्ट मेज़र नहीं कर पाओगे, जो डिराइव होंगी, डिपेंड करेंगी। तो बता दीजिएगा विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। आप बताएंगे विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कोई लिखने में दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को? ठीक है, विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और आगे बताइएगा दीज आर नॉट मेजर्ड डायरेक्टली। दीज आर नॉट मेजर्ड डायरेक्टली। इनका डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता। फिर क्या करोगे? तो वहीं फिर जाएंगे एरिया। मेज़र नहीं कर पा रहे, कैलकुलेट करेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ बेस इंटू हाइट, या पाई आर स्क्वायर, जो भी हो। तो आगे बता दीजिएगा बट आर कैलकुलेटेड विद सूटेबल मैथमेटिकल फॉर्मूला। बता दें दीज आर नॉट मेजर्ड डायरेक्टली बट आर कैलकुलेटेड विद सूटेबल मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक। इसके बाद आप एग्जाम्पल बता देंगे। एग्जाम्पल में आप बता दीजिएगा, एक तो आप बता देंगे स्पीड, और स्पीड में आप बता दीजिएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये भी याद होगा, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, और भी कई बता सकते हो। एक अभी लिया था मैंने, चाहो तो ये बता सकते हो। एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो हज़ारों एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि गिनी चुनी 7 क्वांटिटी फंडामेंटल है। बाकी 7,000 या 70,000 जो भी हैं वो सब डिराइव्ड है। तो इसलिए डिराइव्ड के एग्जाम्पलों में तो बहुत ज़्यादा जा नहीं मत, ये तो पता नहीं कितने लिखते जाओगे, एक दो बहुत है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डेंसिटी इज इक्वल्स टू आपने कितना लिख दिया? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या आपने इतना लिख दिया? 2 एग्जाम्पल, हाँ ना बताएं? ठीक है, बढ़िया। अब एक अगली चीज़ आएगी, और जो आप क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो यहाँ यूनिट आएगी। क्योंकि मैंने आपसे यही पूछा था कि जैसे आप कोई भी चीज़ नापते हैं, ध्यान जा रहा है, मैं एक एक चीज़ की चर्चा करता हुआ जा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा था आपने कमरे की लेंथ कितनी नापी? 5 मीटर। जब आप नाप रहे हैं तो इस मेज़रमेंट के बेसिस पे 2 बातें हो सकती हैं, या तो डायरेक्ट मेज़र करोगे या कैलकुलेट करोगे। तो क्वांटिटी 2 हो गई, फंडामेंटल या डिराइव्ड। मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए मेज़रमेंट की बिल्कुल एक एक धागा, एक एक रेशा, और यही हमारा काम है कि हम आपको सीधी सीधी डेफिनेशंस नहीं बताएं, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी में घुस जाएं। इसी कमरे में नापने में जा रहे थे, पहली चीज़ मैंने क्या चीज़ बताई थी? जब कमरा नापने जाओगे तो या तो डायरेक्ट कोई कुछ चीज़ें नाप सकते हो, या कुछ कैलकुलेट होंगी।
जो डायरेक्ट नाप रहे हैं लेंथ वो फंडामेंटल हो गई, जो आप नाप रहे हैं वैसे वो डिराइव्ड हो गई, जिन्हें आप मेज़र कर रहे हैं। फिर मैंने कहा था ये जो आपका ये आएगा इसके दो पार्ट हो गए, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ये यूनिट हो गई। N1 U1 बराबर N2 U2 बता दिया। हर आदमी मीटर में नहीं नापेगा, कोई सेंटीमीटर में, कोई फीट में नापेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बराबर हैं। जैसी यूनिट चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग नंबर आएगा, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बड़ी यूनिट पे छोटा नंबर आएगा, छोटी यूनिट लोगे सेंटीमीटर तो बड़ा नंबर आएगा। अब लास्ट काम, क्या होती है यूनिट? तो यूनिट नज़र आ रही होगी, ये मीटर यूनिट है। एक्चुअली यूनिट ध्यान से देखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक छोटा स्टैंडर्ड पार्ट होती है। जैसे लेंथ इनफाइनाइट हो सकती है, 2 किलोमीटर से लेके 20,000 किलोमीटर तक, पर अपन इसका एक छोटा पार्ट लेंगे स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड पार्ट को हमने मान लिया 1 मीटर। अब बाकी सारी लेंथ जो आप मेज़र करेंगे वो इसी के कंपैरिजन में करते हैं। जैसे आपका कमरा इस मीटर से 4 गुना है, 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो आप कह देते हैं द लेंथ ऑफ रूम इज़ 4 मीटर। आपका कमरा इस मीटर से 10 गुना है, 10 टाइम्स ऑफ दिस लेंथ, तो आप कह देते हैं हमारे कमरे की लेंथ है 10 मीटर। तो इसी के रेफरेंस में आप ये चीज़ें नापते हैं। आप शक्कर खरीदने, सब्ज़ी खरीदने कुछ भी जाते हैं, वज़न चींटी से लेके डायनासोर तक के वज़न की वैरायटी तो भैया बहुत होती है। तो हमने कैसे नापा? हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड वज़न इतना बड़ा, 1 किलो लगभग इतना ही बड़ा होता है, देखा तो है सबने 1 किलोग्राम का ये हमने जो लिया, इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया 1 kg। अब आपकी शक्कर अगर इससे डबल है तो आप कह देंगे आपने 2 किलोग्राम शक्कर ली। इफ़ द अमाउंट ऑफ शुगर इज़ 5 टाइम्स ऑफ दिस वेट, 5 गुना है इसका, तो आप कह देंगे 5 किलोग्राम शक्कर हो गई। जिनके रेफरेंस में आप नाप रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिट। तो एक नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा यूनिट, ठीक है। यूनिट की डेफिनेशन आप कंप्लीट यहाँ से लिखें, वो डेफिनेशन बिल्कुल आपसे पूछी जाएगी। और वो क्या कहता है? द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड अमाउंट। स्टैंडर्ड अमाउंट है, आगे जाके डिफाइन भी करेंगे कितने को 1 किलो माने, कितनी लेंथ को 1 मीटर माने, वो डेफिनेशंस भी हैं हमारे पास। तो क्या है? इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड अमाउंट। मजे से इस डेफिनेशन को लिख दें, पूछी जाएगी आपसे। यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। लिख दिया। और आगे विच इज सिलेक्टेड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप काय के लिए इस्तेमाल करते हैं? मेजरमेंट के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के लिए। क्या सभी ने लिख दिया? हाँ ना, मुझे बताइएगा। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक नॉर्मल सी चीज़, यूनिट कितने टाइप की होंगी? तो देखो भैया, यूनिट मोटे तौर पे तो 2 टाइप की डायरेक्ट समझ में आती हैं। तो हमारे पास क्वांटिटी कितने टाइप की थी? 2, या तो फंडामेंटल और या डिराइव्ड। फंडामेंटल जो ओरिजिनल हैं, बेस हैं, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी, डायरेक्ट मेज़र कर लोगे, तो उनकी यूनिट फंडामेंटल हो गई। और जो कैलकुलेट होके आएंगी इनटू डिवाइड मल्टीप्लाई करके, वो डिराइव्ड हो गई, उनकी यूनिट डिराइव्ड हो जाएंगी। तो ये तो हो गई यूनिट। अच्छा, कुछ यूनिट प्रैक्टिकल भी ली जाएंगी। प्रैक्टिकल मतलब अपनी सुविधा के लिए। इस तरह आप देखेंगे कितनी टाइप की हो जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, और फिर हम चलेंगे प्रैक्टिकल यूनिट। तो एक सिंपल सा काम कर दीजिएगा, आप डाल देंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप्स ऑफ यूनिट। टाइप्स ऑफ यूनिट में सबसे पहली जो मैंने कहा था किसकी यूनिट होंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट होंगी, जो किस नाम से नहीं आएंगी आपके लिए? ये कहलाती हैं आपके लिए फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब ही है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट, ख़त्म। वही डेफिनेशन फिर होगी, डैश मार्क लिख दिएगा, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। पहली हेडिंग डाल देना फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें डैश मार के आप लिख दीजिएगा यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और आगे बताएंगे इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स, क्या आपने इतना लिख दिया? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर यूनिट्स, हाँ ना बताएं।
Yes, sir. गुड वन। अब ध्यान से इस टेबल को देखें, ये आपको लिखनी पड़ेगी, पहले देख लें तब लिखिएगा, बहुत सिंपल टेबल है, मनोरंजन के लिए है। पहले आप देखेंगे और पहले के आप भी हम बताएं, कन्वेंशनली हम जो मेज़रमेंट करते हैं उसके लिए हमारे पास 3 तरह के सिस्टम चलते हैं। 3 तरह के सिस्टम कैसे, कभी आपने ध्यान दिया, अभी मैंने कमरे की लेंथ मेज़र की थी 5 मिनट पहले आपको समझाते हुए, P = NU। मैंने कहा था एक आदमी कमरे की लेंथ मेज़र कर रहा है 5 मीटर, एक मेज़र कर रहा है 500 सेंटीमीटर और एक मेज़र कर रहा है लगभग 15 फीट। क्या आपने ध्यान दिया, ऑल ऑफ द 3 पर्सन्स, पर्सन A, B एंड C, दे आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी लेंथ, लेकिन तीनों यूनिट अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फीट में, कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में। तो ये क्या अंतर है, एक्चुअली क्या है, कंट्री वाइज, रीजन वाइज एक्चुअली 3 तरह के सिस्टम हमारे यहाँ फेमस थे। अब जो हम सिस्टम साइंटिफिक लेंगे वो चौथा आएगा, वो SI सिस्टम कहलाएगा, जिसका भी मैंने बीच में नाम लिया था स्टैंडर्ड D इंटरनेशनल है। उसमें हम 7 क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स लिखेंगे, तभी मैंने वहाँ कहा था ना फंडामेंटल में 7 मत लिखो, मैं आगे लिखेंगे। सवाल आता है ये जो 3 तरह के सिस्टम है क्या है, ध्यान देखना, 3 तरह के सिस्टम, केवल नाम देखना पहले, बहुत ध्यान से देखना। एक सिस्टम कहलाया करता था CGS। अच्छा, CGS जो है इसका फुल फॉर्म है, ये एक्चुअली CGS किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। C स्टैंड करता है सेंटीमीटर, G स्टैंड करता है ग्राम और S स्टैंड करता है सेकंड। ध्यान से इस टेबल को देखो, C बताता है सेंटीमीटर में नापेंगे लेंथ, G बताता है ग्राम में नापेंगे मास और S बताता है सेकंड में नापेंगे टाइम। अभी सेकंड वाला छोड़ के थर्ड वाला देख लेता हूँ, जल्दी समझ में आएगा। MKS समझ में आ रहा है, मीटर में नापेंगे लेंथ, किलोग्राम में नापेंगे मास और S, एक मज़ेदार बात है, S सबका S ही है, उसमें टेंशन नहीं लेना, सेकंड में नापेंगे टाइम। बीच वाला है आपका FPS दिख रहा होगा फुट, और इसी फुट का प्लूरल हो जाता है फीट। 1 फुट होते हैं पर 2 फीट हो जाते हैं, ये ध्यान रखना, ये अंग्रेजी में दिक्कत आती है। मास आप काय में नापेंगे, पाउंड में, और टाइम आप नापेंगे सेकंड में। दूसरा एक छोटा सवाल पूछता हूँ, कभी किसी ने मास पाउंड में नापते हुए सुना है? Yes, sir. बताओ कहाँ? सर बॉडी बिल्डिंग की वीडियो देखी सर। बॉडी बिल्डिंग की वीडियो देखी है। माधव सिंह, आवाज़ क्लियर तुम्हें नहीं आ रही, तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है, उसको एक बार रिज्वाइन कर जाओ, उसका एक बहुत बढ़िया तरीका होता है। मैं जो बात कर रहा था, अगर आप देखेंगे पाउंड, आप बिल्कुल सही कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग, रेसलिंग चैंपियनशिप जितनी भी होती हैं, फॉर एग्जांपल बॉक्सिंग में आप देखेंगे जब बॉक्सर लड़ते हैं तो कैटेगरीज होती हैं, लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट, और इनमें जो मासेस आते हैं वो पाउंड्स में नापे जाते हैं। आज भी वही कन्वेंशन बना है, पाउंड्स के टर्म में हम बता दें, उनको नापा जाता है, ठीक है ना। और एक पाउंड आप देखेंगे लगभग 456 ग्राम के अबाउट होता है, यानी मोटे तौर पे कहते हैं कि लगभग आधा किलो के बराबर। चलो फिलहाल मैंने कहा अब एक काम कर दें, जो मैं बात कर रहा था पहले, तो ये सिस्टम बना दें तीनों, एक दिखा दीजिएगा CGS, एक FPS, एक MKS, दिख रही है साफ टेबल हर आदमी को। लेंथ मास टाइम, लेंथ किस में मेजर करोगे, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहे होंगे, बट फुर्ती से 1 मिनट बना दो। लेंथ मास टाइम तीनों के लिए ये टेबल बना दें, फंडामेंटल यूनिट्स जो पुराना कन्वेंशन था, फिर मैं नए पे जाऊंगा। सभी को टेबल क्लियर दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक, यस सर। इस साइड बना देना लेंथ मास टाइम। CGS, वैसे तो मैं सही बताऊं, तुम ना भी लिखो, CGS, FPS, MKS भी लिख दो, तो बाद में अपने मन से भी लिख सकते हो यार। इतना तो समझ में आ ही जाएगा। हाँ, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, कोई बहुत बड़ी तोप थोड़ी ना लिख रहा हूँ। ठीक है, अब हम असली चीज़ पे जाएंगे इसके बाद। हाँ, पहले एक ये और बता दूं, डिराइव्ड यूनिट, फिर मैं उस पे जाता हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे डिराइव्ड, समझ में आ गया था डिराइव्ड कौन होंगी, जो आप ध्यान से देखना, आपने
डिराइव्ड क्वांटिटीज यूनिट ली होंगी। तो एक नेक्स्ट डाल दिएगा नंबर सेकंड डिराइव्ड यूनिट्स, सेकंड नंबर डाल देना डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स में आप बता दीजिएगा डैश मार के यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज which are derived from the fundamental units, units of derived quantities which are derived from the fundamental units by the mathematical formulae। ठीक है, क्या ये 2 लाइन आपने लिख दी? बस इतना ही लिखना है जितना मैंने अंडरलाइन किया, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल तो ध्यान देखो ये तुमने लास्ट ईयर भी निकाले हैं। जैसे मान के चलो मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एरिया। 10th में याद आया होगा, 10th में बहुत सारी चीज़ों की यूनिट नहीं निकालते थे। कैसे निकालते थे? ऐसे ही तो निकालते थे। जैसे ध्यान से देखो, एरिया, एरिया होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब यूनिट इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? लेंथ का यूनिट रख दो, ब्रेथ का यूनिट रख दो, कुल मिला के कितना हो जाएगा? मीटर का स्क्वायर। या जैसे स्पीड ही मैंने लिया है, स्पीड की यूनिट भैया क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। सही है आप, लेकिन क्यों होती है भाई? ये भी तो कह सकता है ना आदमी, स्पीड यूनिट मीटर पर सेकंड ही क्यों ले रहे हो? पर सेकंड स्क्वायर लो। नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको मालूम है स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब जब आप यूनिट पे चलेंगे, 2 दिखा देता हूँ पर्याप्त है। डिस्टेंस की रखोगे मीटर और टाइम का रखोगे, बस ये बात ध्यान रखना है। लास्ट ईयर 10th में ही बहुत सारे लोग बताता था मीटर अपॉन सेकंड मत पढ़ना, गंदा लगता है। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? मीटर पर हाँ, पर सेकंड पढ़ो, ये ठीक है। ये लोग बताते हैं मीटर अपॉन सेकंड। और याद दिला देता हूँ छोटी सी यूनिट, एक रेजिस्टेंस हुआ करता था V अपॉन आई। अब याद आ गया, लास्ट ईयर ऐसे ही निकालते थे ना। यूनिट कैसे बताते थे? आप बताते थे वोल्ट पर एम्पियर। हाँ, फिर याद करो, फिर बताते थे ये भी साइंटिस्ट, ये भी साइंटिस्ट। तो एक और नाम पे साइंटिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, उनके नाम पे आप क्या नाम रख देते हो? तो नाम रखना एक अलग बात है, बट यूनिट ध्यान जा रहा होगा वो फॉर्मूलों से ही निकल रही हैं। तो ये कैसी यूनिट्स है? डिराइव्ड यूनिट है। तो बहुत है, 2 एग्जाम्पल हर चैप्टर में आपको यूनिट ही यूनिट निकलवाएंगे। अब तो मज़े लेते रहना साल भर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? कोई मत कहना और एग्जाम्पल, मैंने कहा और नहीं, बहुत तेरे एग्जाम्पल, साल भर यूनिट ही निकालेंगे, तुम चिंता मत करना। अब आता है, ध्यान देखना, हमारा सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, फ्रेंच वर्ड है जिसमें आपका सिंपली इंटरनेशनल सिस्टम में आप कौन कौन सी यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उसकी चर्चा करूंगा। तो जो मैं वहाँ आपसे कह रहा था, आगे जाके हम इस टेबल को लिखेंगे। अब मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ लिखता हूँ। ध्यान से देखें, हमारे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं। मेरे साथ साथ लिखते आइएगा, एक सिंपल हेडिंग डाल दीजिएगा और वो आप डाल देंगे, दिख रही है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है ना? मेरे साथ साथ लिखते चलें। मैं 7 क्वांटिटीज़ लिखने वाला हूँ एसआई सिस्टम की फंडामेंटल। ये समझ में आ रहा होगा हर आदमी को, मैं यूनिट लिखता हुआ जा रहा हूँ और कोई ऐसी महान चीज़ नहीं लिख रहा कि इनमें से आधी ज़्यादा आपको मालूम है।
है ना। टेम्परेचर में ये नाम सुना है क्या, ज़रा देखना। टेम्परेचर में केल्विन सुना हुआ है सभी ने, अगर याद आए तो नाइन्थ में हुआ करता था 273 ऐड करके और सेपरेट करके केल्विन टू सेल्सियस, सेल्सियस टू केल्विन निकालते थे। अच्छा 1 मिनट के लिए ज़रा लिखने से रुको, इसमें बीच में आ जाए कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लेंथ मालूम है क्या होती है, मास मालूम है, टाइम मालूम है, करंट मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या भला होती है भाई? लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी याद आता है, 10th में भी अपन एक चीज़ पढ़ के आए थे, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। हिंदी में बात करता हूँ, चमकदार और, अरे नॉन ल्यूमिनस को क्या कहेंगे, चमकदार और नॉन चमकदार ठीक है, चमकदार और गैर चमकदार, जिनकी खुद की लाइट होगी वो ल्यूमिनस थे। तो ल्यूमिनस माने मालूम है चमक, तो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी यानी चमक, वो काय में नापते हैं, यूनिट में आपको बता देता हूँ, या आप मेज़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैंडेला। और लास्ट अमाउंट ऑफ मैटर, ये आपको केमिस्ट्री में मिलेगी मज़े से, ये आप मेज़र करते हैं, चलो मैंने कैपिटल में लिख दिया, इसको अच्छे से लिखूँ। ये थी आपकी कैंडेला और ये था आपका मून। और बता देता हूँ इनके सिंबल भी स्टैंडर्ड है। मीटर हमेशा आप स्मॉल m से लिखेंगे, किलोग्राम आप केजी से लिखेंगे, सेकंड छोटे s से आएगा, एम्पियर बड़ा A होगा, केल्विन कैपिटल K, ये होगी आपकी CD और ये होंगे आपके MOL। ये 3 कॉलम बना दें मज़े से, मुझे ऐसा लगता है आराम से आप बना सकते हैं। मैं इनके सामने से हट जाता हूँ। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम हो गया, 7 क्वांटिटीज़ एंड प्लस their units and the symbols which are to be used while writing। ठीक है, इसलिए मैंने कहा मीटर के लिए कैपिटल M मत बनाइएगा और एम्पियर के लिए छोटा a मत बनाइएगा। वैसे तो एम्पियर आप लास्ट ईयर 10th में कई सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल करते हुए आए हैं। और चलें, मैं सामने तो नहीं आ रहा, मैं एक साइड हो जाता हूँ ताकि आप आराम से लिख सकें। जब आप लिख लें तो मुझे बताइएगा। ठीक है, सारे लिख लो सारे लोग लिख लो, मैं और 1-2 मिनट देता हूँ। अब ये मान के चलेंगे आज के बाद आपको ये ऑल द 7 नहीं तो कम से कम 6 यूनिट तो याद रहेंगी, है ना। एक आध कोई सी भूल जाना जिसकी जो इच्छा हो, पर एटलीस्ट 6 यूनिट्स आपको याद रहें। कहीं भी हमें ज़रूरत पड़े आप तुरंत बताएंगे, हम इसको इसमें मेज़र करते थे, है ना। चलते हैं, लिख लें सारे लोग मज़े से, कोई दिक्कत नहीं। एक साइड में हूँ मैं इसीलिए ताकि आप लिख लें। चल हो गया सभी का। आए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसमें ध्यान देखना, बाद में 2 यूनिट और ऐड की गई थी। जो 2 यूनिट और ऐड की गई थी उनके मैं नाम भी मैं लिख देता हूं, और वो 2 यूनिट आपने बाद में जो ऐड की हैं वो कहलाती हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसके नीचे आप ऐड कर दीजिएगा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट में एक आपका आता है एंगल और दूसरा आता है सॉलिड एंगल। एंगल आपको मालूम है हम किस में नापेंगे, कोई बताएगा एंगल यार किस में नापूं? रेडियन। हाँ, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी पिछले से पिछले टर्म पे और तब कहा था अब अपन एंगल डिग्री में नहीं नापेंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा क्यों मैंने उस दिन जो है फर्स्ट टर्न पे जो है आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने लगा था, क्योंकि एंगल हम नापेंगे रेडियन में। और अब आपको पता होना चाहिए रेडियन क्या होता है, ठीक है ना। सिंबल आप लेंगे इसका RAD और सॉलिड एंगल आप नापेंगे स्टे रेडियन में। हाँ, क्या बिंदी लगी थी, मैंने कहा इसको हटा दूँ जरा। और इसका आप लेंगे SR।
दो और ऐड कर दीजिएगा, एक आप दिखा देंगे एंगल और एक दिखा दीजिएगा सॉलिड एंगल। बढ़िया, ये आपकी हो गई दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दिखा दी दोनों, एंगल रेडियन RAD और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन दैट इज SR। हाँ या ना? Yes. यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी कभी बोल लिया करो, नहीं तो चटिया लिया करो यार, चटियाने में कौन सी दिक्कत है, चैट ऑप्शन भी तो रहता है कुछ तो, मतलब है ना। जैसे कहा जाता है इन्हीं में जीवित हो तो प्रमाण देते रहो कुछ पता चलता रहा आदमी बैठा है तो वैसे ही भग गया पता चले। हाँ, बाकी कुछ नहीं, यस सर ही टाइप कर दिया करो ज़बरदस्ती का। अच्छा, कई को चैट का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, बताओ। जिनको चैट का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा हो वो घर पे एक बार जूम मीटिंग चला के प्रैक्टिस कर लेना भैया ना। घर पे एक काम करना, जूम खेल लेना, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब सबसे ख़तरनाक चीज़ पे जाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है, ध्यान देखना, शुरुआती, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, समझाना नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना है। और एग्ज़ामिनेशंस में आपके इससे क्वेश्चंस आए, चाहे वो मैंने कहा आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस हों और चाहे आपके नीट और एम्स सरी के एग्जाम्पल हो। जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ से आपका NDA में भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्वेश्चन बने वो मैं अभी हाल बताता हूँ 1 मिनट में। आपने ऑल द 7 यूनिट लिख ली है। अब ज़रा ध्यान देखें, यहाँ पर एक हेडिंग डली है 1 मीटर, और यही है मेरा सवाल कि आखिरकार 1 मीटर होता कितना है। 1 मीटर कितना होता है, पहले तो मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ। एक अंतर्राष्ट्रीय माप तौल कार्यालय है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजरमेंट्स, हिंदी में, सही है ना। इसका ऑफिस आप देखेंगे फ्रांस में, पेरिस का नाम सुना हुआ है आपने, है ना। पेरिस के पास एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सेवेरस। वहाँ पर आप देखेंगे इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेज एंड मेजरमेंट, जो मैं हिंदी में कह रहा था अंतर्राष्ट्रीय माप तौल कार्यालय, वहाँ पर है। उस जगह में आप देखेंगे एक रॉड रखी हुई है, और रॉड जो है वो किस चीज़ की है, प्लेटिनम प्लस इरिडियम एलॉय की। एलॉय तो याद है, लास्ट ईयर भी एलॉयज बताते थे, ब्रास वगैरह कॉपर में जिंक मिला के ऐसा कुछ मिला के 2 मेटल्स का मिक्सचर बनाते हो, एलॉयज कहलाते हैं, याद आ गया ना। तो मैंने कहा जो यहाँ जो एक रॉड रखी है प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की एक रॉड रखी है, और इस रॉड पे 2 निशान लगे हैं। उन 2 निशानों के बीच की दूरी को स्टैंडर्ड मीटर माना जाता है। बाकी सारे मीटर इसी की इलेक्ट्रोस्टेट हैं, यानी इसी डिस्टेंस को हमने कॉपी करके अलग अलग जगह उसको स्टैंडर्ड मीटर की तरह मान लिया। ये पहली बेसिक डेफिनेशन है। कभी कभार कोई एक आदमी ये भी पूछेगा, जो 10th में पढ़े उन्हें तो मेरा मालूम है, बाकी जो नहीं पढ़े उन्हें बताऊँ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं वर्ड टू वर्ड हर चीज़ की बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर हो सकता है किसी के दिमाग में घर जाके आए, बोले भैया ये प्लेटिनम इरिडियम एलॉय की क्या ज़रूरत थी, लोहे की बनवा लेते। लोहे की रॉड में एक छोटी सी दिक्कत आएगी, अगर आपको अपना 8वीं 9वीं क्लास याद आए, एक चीज़ हम पढ़ा करते थे थर्मल एक्सपेंशन। मेटल्स को गर्म करने पे उनका एक्सपेंशन हो जाता है और ठंडा करने पे वो छोटी हो जाती हैं। ऐसा किसी ने सुना है क्या कभी? यस सर। मैं याद दिला देता हूँ, आप पढ़ा करते थे रेल की पटरियों के बीच में गैप छोड़ते हैं। जो रेल पटरी होती हैं समर सीजन में हीटअप होती हैं, अगर बीच में गैप नहीं छोड़ोगे, पटरियाँ ऐसी डाल दी हैं एक्सपेंड होंगी, ऐसी हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, देखना हल्का सा गैप छोड़ा जाता है ताकि समर विंटर में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए जगह रहे। और जिन्हें ऐसा नहीं ध्यान है वो भी टेंशन ना लें, मैंने कहा ही था 11th पुराने पापों को धोने के लिए सबसे अच्छी नदी मानी जाती है। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा उनको 11th में एक लास्ट में एक चैप्टर ही पढ़ाऊँगा, हीट एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़, और उसमें पूरा टॉपिक 1 हफ्ते पढ़ाऊँगा थर्मल एक्सपेंशन। तो इसलिए मैंने कहा वो कोई चिंता नहीं, चलते हैं। तो मैं जो बात कर रहा प्लेटिनम के रॉड इसलिए लिए आपने, लोहे की इसलिए नहीं, कि लोहे की रॉड टेम्परेचर वेरिएशन के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। अब ध्यान देखना, ये आपको डेफिनेशन मिलेगी सबसे पहली, 1 मीटर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मार्क्स
दो मार्क्स के बीच का डिस्टेंस है। कौन से मार्क्स? मेड ऑन ए रॉड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम एलॉय, जो एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय पर मार्क है, विच इज़ केप्ट इन दी ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। वही इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट कहाँ पर? एट सेवेरस। और कहाँ है बेचारा सेवेरस? तो बताएंगे नियर पेरिस या फ्रांस। अब एक सवाल आता है, ये जो आपने डेफिनेशन लिए समझ में आ रहा होगा, ये साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। तो फिर एक सवाल बनता है साइंटिफिक डेफिनेशन हम कैसे लेंगे? साइंटिफिक डेफिनेशंस दो आती हैं। पहली बात तो आप किसी को स्पीड ऑफ लाइट याद है एयर या वैक्यूम की? 10th में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती थी? 3 to 10 मीटर पर सेकंड। सही कह रहे हैं, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ ध्यान देखना, 1 सेकंड में इतने मीटर जाती है। अभी मैं सिंपल चलता हूँ। लाइट इतने मीटर जाती है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने में जाएगी? सही कह रहा हूँ ना? बच्चों वाली कैलकुलेशन है। इतने मीटर जाती है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर कितने में जाएगी? इतने सेकंड में। तो ध्यान देखो, यही डेफिनेशन बन गई। इतने सेकंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 1 मीटर कहलाएगा। और एक ख़ास बात बता देता हूँ, ये जो 3 × 10⁸ है, अब एक्चुअली आप ले रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो इसलिए अब इसे 3 × 10⁸ नहीं कहूँगा, ऐसे कहूँगा 2.99729296। यानी कि ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 मीटर आपका कौन सा डिस्टेंस होगा? 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल। कितने टाइम इंटरवल में? पहले तो आप कहते हैं 1/3 × 10⁸ है ना, तो 1/3 नहीं, अब बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ गया। थे जो 3 × 10⁸ है, एक्चुअल वैल्यू कितनी होती है? 299792458। तो एक काम करें, ये वाली डेफिनेशन लिख दें 1 मीटर में। बाकी मैं फिर शीट भेज दूंगा, तो उससे आप इनको आराम से कॉपी करके लिखते रहिएगा। एक ये डेफिनेशन लिख दें, 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ, लिख दें 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट। ये तो वैसे ही याद रहेगी, इसको तो बाद में फेयर में आराम से लिख देना। ये मेन है, इसको लिख दो। पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, ठीक है, एक आध को अपॉन अच्छा नहीं दिख रहा हो तो अपॉन बड़ा कर दूं थोड़ा। टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ ए सेकेंड। और इसलिए समझ में आया होगा मैंने क्यों कहा था, अभी एक्सप्लेन थोड़ा ना करना है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि कितने सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस 1 मीटर है, इतने सेकंड में। क्या ये क्लियर है? क्या आपने इसको नोट कर दिया? हाँ ना बताएं। यस सर। बढ़िया। यस सर। अब जब आप इसे नोट कर देते हैं तो अगले नंबर पे आता हूँ। 1 मीटर की एक डेफिनेशन और है, और ये आपसे कहता है, ध्यान देखना, ये इस बेसिस पे डेफिनेशन दी गई है। अगर आपको फिर एक बार हल्का सा 9th याद आए, 9th में आपसे कहते थे लाइट हुए, साउंड हुए, वेव के फॉर्म में चलते हैं, और ये चीज़ आपके लिए एक वेवलेंथ कहलाती थी। तो ध्यान से देखना, हम मान के चलते हैं कि अपन एक ख़ास लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, और कौन सी लाइट ले रहा हूँ? क्रिप्टॉन का नाम सुना है? पीरियडिक टेबल लास्ट ईयर पढ़ के आए हो, लास्ट में है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये आते हैं। क्रिप्टॉन एटॉमिक मास 86, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इससे आप देखोगे लाल से कलर की लाइट निकलती है, रेडिश ऑरेंज लाइट नहीं देता है। इस लाइट की ध्यान देखना, इतनी वेवलेंथ ले लें, और इतनी वेव्स की जो डिस्टेंस है वो मानी जाती है 1 मीटर। अब तुम पूछोगे कितनी वेव्स, तो बस वो डिजिट तुम्हें याद रखनी है, 1650763.73। तो कहाँ रही वो वैल्यू? ये रही।
मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग दिस मच वेवलेंथ, जिसमें इतनी वेवलेंथ हो। वो मैंने कहा था याद रखोगे 1650763.73। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक दो बार के बाद आपको याद हो जाएगा। इतनी वेव्स हो, कौन सी वेव्स? रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू रेडिश ऑरेंज लाइट एमिटेड बाय क्रिप्टॉन। एक इस डेफिनेशन को लिख दें। नेक्स्ट, द मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग, पूरा लिख दो फुर्ती से, इतना टाइम है अपने पास अभी। द मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग 1650763। आराम से मैं एक साइड पे हूं, मजे से लिख दें। 1650763.73 wavelength vacuum of the radiations corresponding to orange red light emitted by an atom of krypton 86। ठीक है, जब आप इसे लिख दें तो मुझे बताइएगा। ठीक है, बढ़िया। अब एक्चुअली समय सीमा चूंकि हमारी समापन की ओर अग्रसर है, तो बहुत ध्यान से मुझे सुने। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा आपको, जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पैटर्न आपको क्लियर हो जाए। ये जो डेफिनेशंस हैं, यहाँ से हमने बेसिक डेफिनेशन से इस चैप्टर की शुरुआत कर दी। आज फर्स्ट राउंड था तो बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। अभी इस टॉपिक में कुछ डेफिनेशंस और भी मौजूद हैं जिन्हें हम अगले टर्न पे लेते हुए जाएंगे। जो आपकी आगे की डेफिनेशंस है वो मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ। जैसे 1 किलोग्राम का आएगा, 1 सेकेंड की भी डेफिनेशन आएगी, 1 एम्पियर और 1 केल्विन की डेफिनेशन आएगी। ये हम अगले टर्न पर हल्का सा डिस्कस करेंगे। इनको लिखने का मैं एक काम कर दूंगा, मैं भी आपको ये शीट आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा। अब मेरा मानना है यहाँ से आप एक फेयर कॉपी बनाते हुए जाइएगा। इन डेफिनेशंस को आप अगले टर्न पे आने से पहले 1 एम्पियर हुआ, 1 केल्विन है, या जो मैंने कहा 1 सेकेंड है, चूँकि भेज दूंगा, इनको आप नोटअप कर दीजिएगा। दैट्स वाई वी विल नॉट वेस्ट द टाइम इन जस्ट राइटिंग दीज डेफिनेशंस, क्योंकि इन डेफिनेशन बहुत ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है। ये आपको वैल्यू याद रखनी है। इतने कितनी वेवलेंथ भैया? 1650763.73 वेवलेंथ किसकी? बोले क्रिप्टॉन 86 की। तो इसलिए मैंने कहा इस पार्ट को आपके बेसिस पे ख़त्म करेंगे, फिर इसके आगे हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे। एक दो टर्न में हम जिसे कहा जाता है फिजिक्स की लय और तान, यानी कि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, और इन सब तक पहुंच जाएंगे। कोई डाउट हो किसी का तो मुझे पूछ सकता है। बोले किसी को कोई शंका? ठीक है, और भी कोई सवाल रह जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ लीजिएगा। बंद कर दो, बंद कर दो।